अगर हो सके तो इतना देना कि हमारे पास कोई चल के आ जाए, वो खाली हाथ ना जाए। जी जी। काफी संघर्ष करते रहे, संघर्ष के बाद फिर वो दिन आया कि मतलब वो परीक्षा की घड़ी आ गई, लोग आने लगे। तो वो पहले ही आ गए, बल्कि देने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश की। उस कोशिश में फिर एक लंबी लाइन भी हो गई, और लंबी लाइन होने के बाद निराशा फिर इस कदर मिली कि कई बार तो ये लगा कि भाई शायद ये रास्ता इतना सुगम नहीं, बड़े कांटे हैं इस रास्ते में। तो क्योंकि सामने वाले भी धैर्य की परीक्षा लेने पर ही उतर जाते हैं। जी मतलब कई लोग को पैसे दिए कर्ज लेकर के बैंक वगैरह से, जी जी। क्रेडिट कार्ड पे, ये सारे लोग समाज के ही थे। कोई भी बंदा ऐसा खरा ना उतर पाया जो मतलब समय से वापस कर देता या पूरे दे देता या बिना रिश्ता खराब किए दे देता। अच्छा। तो हमने कहा कि भाई जी देखो, रहा तो इसलिए आसान नहीं है क्योंकि ये पैसा वो पैसा है जो बैंक में पड़ा हुआ नहीं था, हमने कर्ज लेकर के तुम्हें दिया है, इसलिए कि ताकि तुम्हारा काम निकल जाए, तुम्हारा कल भी सुंदर हो जाए जी। और तुम खुशी से आओ कि भाई आपने ये काम हमारी हेल्प कर दी, यार ये अब आपका पैसा किसी और के काम आ जाएगा। जी। ऐसा ना हो सका। उसके अलावा ये तो खैर जिंदगी में चलता रहा, परेशानियां आती रही, फिर अपनी लिमिट, थोड़ा सा अपने आप को लिमिट कर लिया, मना नहीं किया क्योंकि यही तो एक प्रार्थना थी जो पूरी हो रही थी, तो इसको बंद भी नहीं किया जा सकता था। नुकसान इस मामले में बदस्तूर जारी है, लेकिन हम फिर लिमिट करते जा रहे हैं, अपने आप को बंद नहीं कर सकते, बंद करने की इच्छा नहीं है। यही समझ लीजिए कि बंद हो नहीं पाएगा हमसे। परेशानी तो उठाते हैं, बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन उसका बंद हो पाना शायद हमारे बस की नहीं है। यही सोच लेते हैं ठीक है चलो हो पाता है तो कर देते हैं, वरना तो नहीं हो पाता तो कहाँ से ही करते। अब इसमें हमने समाज के लिए एक बीड़ा उठाया, और वो बीड़ा क्या है कि अगर हम उसको आपको बताएंगे तो उसको बताने में लंबा समय जाएगा, मतलब बताने में टाइम जाएगा, समझाने में तो हमारे पास भरपूर समय है, शाम का समय है, मेरे पास अभी कोई अन्य नहीं। खास मीटिंग नहीं है, मैं तो समझ रहा हूँ, बात पूरी कर सकते हैं। आपके पास बहुत समय है, लेकिन मेरे पास समय जो है लिमिटेड है एक्चुअली। कोई बात तो नहीं, मैं इसलिए कर लेते हैं। कभी फुर्सत में मैं इस बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, हल्का हल्का आज ही बता देता हूँ आपको। जी स्वागत है, स्वागत है। समाज के लिए बहुत सोचा, और बहुत सोचने के बाद समझिए कि एक सपना लेकर जैसे पैदा हुए, बचपन में ही संकल्प ले लिया था कि भाई हम 2 साल जी तो उसमें यही सोचते रहे चलो ठीक है, कुछ में आखिर क्या करें, कुछ में जो कुछ में करना है वो क्या है। तो बहुत कुछ सोचने के बाद जी इस पॉइंट पर आकर रुक गए कि हम इस देश की एजुकेशन को सुधारेंगे, कि अगर ये सुधर जाता है पैसे से हम कितने लोग की मदद कर सकते हैं, 1 की 2 की, लेकिन ये तो बहुत बड़ी संख्या है जो परेशानी में है। तो उसको सुधार करने के लिए हमें एजुकेशन में सुधार करना होगा, और एजुकेशन का सुधार से हमारे बहुत सारे तीर एक साथ चल जाएंगे, मतलब बहुत सारे शिकार एक साथ हो जाएंगे। जैसे जो भेदभाव है स्कूली टाइम में सबसे कम होता है जिंदगी में, पूरी जिंदगी के दौरान अभी तक जो हमने सफर किया उसमें सबसे कम भेदभाव स्कूल के दौर में रहा, वरना नौकरियों में भी खूब होता है, बिजनेस में भी खूब होता है, गांव देहात में भी खूब होता है, जी। लेकिन स्कूल के दौर में
हमारे साथ मिनिमम भेदभाव रहा, या यूं समझिए कि हमारे साथ भेदभाव रहा ही नहीं। हमें हर टीचर ने, हर बच्चे ने मतलब भरपूर सम्मान और प्यार दिया जी। अब वो बात अलग है कि गुण अपने अलग थे, अपने स्कूल के भी टॉपर रहे, क्लास के भी टॉपर रहे, तो और व्यवहार में भी अपना दिल हमेशा खोल के रख दिया। सामने वाले ने कोई डिमांड की, चल भाई ले जा, तू ले जा, कोई नहीं, हमें तो इतनी चाहत ही नहीं रखी हमने तो भाई, क्योंकि हम तो राजघराने में पैदा ही नहीं हुए। हमने तो भाई यही देखा कि सामने वाला खुश हो जाए, चलो भाई, हमें उसमें बड़ी खुशी मिली जी। अब खुशी ही चाहिए होती है, उसको लेने में खुशी मिल रही है, हमको देने में खुशी मिल रही है, तो और चाहिए क्या। जी। अगर कोई काम करने से दो लोगों को खुशी मिले जी। उससे बढ़िया क्या हो सकता है। जी। तो इसलिए जिंदगी में खुश रहे। इवन कक्षा 8 तक की लाइफ को ही हमने लाइक ए किंग, एक राजा की तरह उस जिंदगी को हमने कक्षा 8 तक ही जिया। मतलब इतना सम्मान, इतना प्यार हमें मिला हर समाज में, जी। स्कूल में, अपने समाज में, अपने दोस्तों में, साथी लोगों में, कि हमें लगता था, आज अगर हम याद करते हैं उन चीजों को, लगता है कि यार एक राजा जैसी जिंदगी थी, जहाँ कोई रोक टोक नहीं थी, अपने पे कोई शक नहीं था किसी को कि ये गलत कर सकता है। जी। सम्मान ही सम्मान था और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं थी, चीजें आगे पीछे रहा करती थी। जी। तो वो दौर खैर निकल गया, वो दौर फिर तो नहीं आया। या यूं समझिए कि वो महसूस ना कर सके हम, दौर भी आया होगा तो, क्योंकि सम्मान तो बाद में मिला है, खूब मिला है, लेकिन उस तरह से नहीं फील आया। तो हमने ये सोचा कि हम क्या दे सकते हैं इस समाज, तो वो है कि अगर हम एजुकेशन को सुधार दें, देश की टारगेट है, अब कितना सुधर जाए, जितना सुधर जाए, तो इससे शायद जो बाबा साहब का सपना है उसमें कुछ मदद मिल जाए। क्योंकि उन्होंने कहा सबसे पहले शिक्षित बनो, पहली सीढ़ी जो ना चलेगा वो आगे क्या ही करेगा। उसके लिए आगे की सीढ़ी तो मतलब एक तरह से बंद कोठरी है, घुस ही नहीं पाएगा। जी। तो पहली सीढ़ी पर काम करने का प्लान किया, उसके लिए एक व्यवस्था बनाई, उसके लिए एक संगठन बनाया, उसके लिए ग्राउंड पे काम करना शुरू किया, काम किया, काम बहुत ही अच्छा चला। मतलब कितना अच्छा बताऊं मैं, कि फिर से पुराने दिन याद आने लगे। जैसे कि मतलब बहुत दूर तक लोग जानने लगे, 7-8 स्टेट के लोग जानने लगे, जिसमें हर वर्ग का कर्मचारी, अधिकारी, टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मास्टर, आपका एडवोकेट, जज, IPS, IAS, ठीक है जी। जी। मतलब थोड़े से ही प्रयास को इतना सराहना, और लोग हर तरह से तैयार होने वाले भी मिलने लगे कि हम ये कर देंगे, भाई हम वो कर देंगे। हमने कहा कि भाई देखो, ये जो बीड़ा है ना, ये हमने उठाया है। इसमें सबसे पहली ही बात है कि जो हमारा संगठन है ना, वो किसी से चंदा नहीं मांगता। अगर हमारे संगठन के बारे में कोई सुनना चाहता है, मतलब जानना चाहता है, तो हम पहले यहीं से शुरू करते हैं कि भाई हमारा जो संगठन है ना, वो किसी से चंदा नहीं मांगता। अच्छा। क्योंकि ये आप मन से निकाल दीजिए कि भाई होता क्या है, जब कोई बात हमें ऐसी बताता है तो सामने वाले के मन में ये चलता रहता है कि भाई ये चंदा कब मांगेगा। वो बातों को इतने ध्यान से नहीं सुनता है, उसका ध्यान इसी चीज पे रहता है कि भाई ये चंदा कितनी देर में मांगेगा। है ना, क्योंकि सामने वाले का टारगेट भी कुछ वैसा ही होता है, घुमा फिर आगे कि भाई चंदा कैसे निकाले जेब से। जी। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि भाई हमारा जो संगठन है वो चंदा मांगने का काम नहीं करता, किसी से चंदा नहीं मांगता, ठीक है। लेता नहीं ये अलग चीज है, मांगता नहीं। बस किसी को अगर लग जाए कि भाई हमें
चंदा देना ही है तो लेने में मनाही नहीं है। लेने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर होगा, ठीक है, और ऐसा प्रोसीजर होगा जिसमें आप खुद कहेंगे कि भाई इसमें इस चंदे में से किसी ने कुछ नहीं खाया, मतलब हमारे बिना कहे ही आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि मैं आश्वस्त हूं कि इस चंदे के पैसे से किसी ने 1 रुपया नहीं लिया है। समझे जी। तो इसमें हम पाक साफ हो गए, हिसाब मांगने की हिम्मत ही नहीं सामने वाले। हमने उसको रास्ता ही ऐसा दे दिया कि तुम चंदा देना चाहते हो इस रास्ते से दो, ताकि तुम्हें ये पता रहे कि भाई तुम्हारा पैसा हमारे पास नहीं आया। तुमने दे दिया हमारे संगठन को, ये बात सही है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं आया। हमने तुमसे अपने हाथ में चंदा लिया ही नहीं। जहाँ चंदा जाना था, जिसके लिए लिया जाना था, हमने घुमा के उधर ही टर्न कर दिया, भाई वहां दो। हमारा संगठन जो सेवा भाव में जो खर्च कर रहा है ना, वहां दो सीधे, ताकि तुम्हें क्लियर दिखे कि हमारा पैसा तो हाथों हाथ खर्च हो गया। तो इसलिए चंदा मांगने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि किसी की कमाई चाहिए ही नहीं अपने को। जी। तो उस तरह का प्लान बड़े मन से कर लिया है, अब वो बीच में बंद करना पड़ा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि दोबारा कैसे शुरू हो, कैसे। क्या हमें टीचर नहीं मिला शुरू करने वाला, पैसा खर्च के लिए तो हम तैयार थे, लेकिन हमें काम का टीचर नहीं मिल रहा, तो जिसकी वजह से वो शुरू नहीं हो पाया। काम का टीचर मतलब थोड़ी सी रुचि हो बंदे की कि भाई संगठन क्या करना चाहता है। तुम्हें तो खर्चा दे रहा है, लेकिन उद्देश्य भी पता होना चाहिए कि आखिर हम किस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, जी। है ना। सिर्फ मजदूरी करने से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें तो वो आदमी चाहिए, क्योंकि वो पैसा हम अपने घर से दे रहे हैं। आपको ऐसा तो है नहीं किसी से कहीं हो गया बेटे आज का, हाँ क्या कहेंगे आप? आपने अभी तक जितनी बातें मेरे साथ की जी, उन बातों में कुछ तो पुरानी पीड़ाएं हैं, और उसमें से अधिकांश जो है आपकी व्यक्तिगत है। कुछ विषयों पर आपने सामाजिक बातें की हैं, और हम उन सामाजिक बातों पर अपनी बात रखना चाहेंगे, जी, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन का जो अनुभव होते हैं वो व्यक्तिगत ही होते हैं। जी, ज्यादातर अनुभव जो होते हैं वो अपने व्यक्तिगत परिवार, समाज, रिलेटिव से होते जी, हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति के थोड़े बहुत अलग अलग होते हैं। अगर हम ग्रंथों की बात करें जी, तो पूरा, जब महाभारत देखते हैं तो एक खानदान का ही उल्लेख है, उन्हीं के लड़ाई झगड़ों का उल्लेख है, जी, ठीक है। अगर हम रामायण को देखते हैं तो घर का कलेश है, प्लस जो है एक जो है बाहर का संघर्ष है। तो इस तरह से सभी के जीवन में कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, और चूंकि उनसे कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलता है, इसलिए हमको उन ग्रंथों को बार बार पढ़ाया जाता है, स्मरण कराया जाता है, हम उन चीजों को बेटर कर सकें। जी। अब हम बात, आपकी इतनी लंबी चर्चा सुनने के बाद कुछ चीजों पर बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि आप जो है सोशल वर्क कर रहे थे और अच्छा कार्य कर रहे थे, जी, और आपकी इच्छा है कि एक ऐसी टीम बने जी, जो करे, काम करे, जी, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कोई लीडरशिप भी करे, तो जी, हम उसको सपोर्ट करेंगे। जी, तो पहले तो मैं, चूंकि आप हमारे लेखों से प्रभावित हैं और लेखों को आप देखते ही रहते होंगे, क्योंकि हमारे सारे लंबे लेख जो है उसी ग्रुप में आते हैं जो सूचना ग्रुप है। बाकी जितने लंबे लेख नहीं आते हैं, बाकी में छोटी कट पोस्टें आती हैं हमारी। बाकी एक वो आर्थिक समानता ग्रुप है, उसमें भी हमारी लंबी पोस्टें जाती हैं, वो संवाद ग्रुप है, ताकि लोग अपनी बात रख सकें। तो वो संवाद ग्रुप में भी समान पोस्टर रहती है और सूचना ग्रुप में भी रहती है। तो मैं बात अपनी शुरू करता हूँ कि जो आपकी है दृष्टिकोण,
मैं सबसे पहले तो भारत के संविधान को फॉलो करता हूँ। जी भारत के संविधान में बाबा साहब ने जो कलेक्शन किया, जी जहाँ तक उनकी चली उन्होंने उसको लिख दिया, जी जहाँ पर उनकी नहीं चली वहाँ पर उन्होंने संशोधन का विकल्प डालकर छोड़ दिया। जी और हमारे समाज पर या हमारे देश पर, हमारे देश के उत्तराधिकारियों पर एक बड़ी जिम्मेवारी डाल दी जी कि ऐसा है, इतना तो मैंने कर दिया, बाकी आप लोगों की जिम्मेवारी। जी तो चीजें क्या थी, अगर हम संविधान को देखते हैं तो 4 ही शब्द मिलते हैं संविधान की उद्देशिका में: जी सामाजिक, आर्थिक जी और राजनीतिक। राजनीतिक न्याय। जी तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय, ये 4 शब्द मिलते हैं। जी न्याय अपने आप में ही बड़ा व्यापक शब्द है, जी क्योंकि हमारे उद्देशिका में लिखा है न्याय, जी ना कि लिखा है विधिक न्याय। जी ठीक। जी तो न्याय शब्द को लोग अक्सर जो जोड़ देते हैं वो विधिक न्याय बोल देते हैं, जी 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 और विधिक न्याय करते ही न्याय को चौपट कर देते हैं। जी बिल्कुल, ठीक। विधिक को खरीद लिया जाता है। ठीक, क्योंकि जी विधि तो कुछ भी हो सकती है। जी विधि किसी के फेवर में हो सकती है, विधि किसी की एंटी हो सकती है। जब जी न्याय की बात करते हैं तो प्राकृतिक हो जाती है, जी प्राकृतिक न्याय के आधार पर हो जाती है। जैसे अगर मानिए तो परमात्मा ने संसार बनाया तो पूरा शरीर का अगर सिस्टम दिया है, तो जी उसके सिस्टम में अगर रिप्रोडक्टिव अंग हटा दिए जाए जी मनुष्य के शरीर में, स्त्री के भी पुरुष के, तो भी जी वो एक प्राणी है और जी उसकी जरूरत भी नहीं है, जी प्राणी तो है। जी रिप्रोडक्टिव अंग जो है मनुष्य के या किसी भी प्राणी के शरीर में, वो परमात्मा का एक अतिरिक्त कृत्य है, जी जो परमात्मा की सृष्टि को बनाए रखने के लिए, जी प्रकृति को बनाए रखने के लिए वो अंग है। जी तो वो तो उसका है, और उसका बहुत बहुत प्राणी के जीवित रहने न रहने में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं, उसको निकाला भी जा सकता है। जी और तब भी आदमी जिएगा या अन्य कोई प्राणी जीता है, आराम से जीता है। आज को जी निकाल भी देते हैं, कुछ समय बाद जी उसकी जरूरत खत्म हो जाती है जी तो उसका निष्क्रिय हो जाता है प्राकृतिक रूप से। जी तो कहने का आशय है, हमें न्याय को समझना पड़ेगा, प्राकृतिक न्याय को समझना पड़ेगा, ना कि विधिक न्याय को। जी अब हम बात करते हैं दूसरी, जी हमारे संतों ने क्या किया। जी अगर आदिकाल से एक व्यवस्था देखें तो ये व्यवस्था ये मिलती है कि राज्य तो चलता था, राजा की इच्छा से राजतंत्र था, जी और संत हमारे बहुत से पैदा हुए समय समय पर। यदि भगवान बुद्ध के समय से ही उठा लें तो उसके बाद भी, और तमाम देशों में भी जो रहे हैं संत जो पैदा हुए, वो संत जो है डेमोक्रेटिक रहे, जी लोकतांत्रिक सोच के रहे। जी राज व्यवस्था जितनी रही वो तो राजतांत्रिक रही, राजा जी श्रेष्ठ, राजा का कहा हुआ श्रेष्ठ। जी तो और संतों ने जितना कहा कि ना, ऐसा है, राजा ही श्रेष्ठ नहीं, बाकी लोग भी प्राणी हैं, उनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। तो व्यवस्थाएं अलग ढंग से चलती रही, राजा अलग ढंग से चलता रहा, संत अलग समझाते रहे समाज में, इनके बीच बराबर बैलेंस बनता रहा। आज पूरा विश्व दूसरे दौर से गुजर रहा है। सभी देश की शासन व्यवस्था जो है, जी हर देश की आप उठा के देख लीजिए, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र को समर्थन करने वाला है। जी और समाज के अंदर जो चल रही विचारधारा है वो राजतांत्रिक हो गई है। अब उल्टा चल रहा है। जी जैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास के बारे में अगर बात करें, जिस ग्रुप से आप जुड़े भी हैं, जी संत शिरोमणि गुरु रविदास ने कहा, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अंग, छुट पड़े सब संबस में रहे रविदास प्रसन्न। जी कब कह रहे हैं? राजाओं के समय कह रहे हैं, जी राजतंत्र के समय कह रहे हैं, व्यवस्था मनुस्मृति के अनुसार चल रही है। जी ठीक, दर्शन दे रहे हैं लोकतंत्र का। जी ठीक। और आज उल्टा है, आज उल्टा है। आज हमारा संविधान जो है लोकतांत्रिक बना हुआ,
डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, जनता से प्रतिनिधि चुनकर जाएगा। लेकिन सोच विचारधारा हमारी जो है वैसी राजतांत्रिक बनी हुई है। जी मोदी सब कुछ है, मोदी है तो मुमकिन है, जी आदि आदि बातें हैं। जी ये बहुत छोटे पैमाने पर नहीं, जी संपूर्ण मानव सभ्यता जी राजतांत्रिक सोच को स्वीकार कर लेती है। जी पूरे देश में इस समय राजतांत्रिक सोच चल रही है। जी लोगों को सोचने की लिए मजबूर किया, एक राष्ट्र एक भाषा, एक राष्ट्र एक धर्म, ये सब क्या, आजा बच्चों। जी ये सारा जो है ये एक राष्ट्र जो वो राजतंत्र की तरफ जो है हमको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और अन्य देशों का भी कॉन्स्टिट्यूशन जो उपलब्ध है वो सब जो है डेमोक्रेसी की तरह, जनतंत्र की तरफ, लोकतंत्र की तरफ इशारा करते हैं। तो मैं अपने शोध में जो एक चीज पाता हूँ, वो शोध हमारा ये है कि समाज में या अतीत काल से समाज में दो ही तरह की विचारधाराएं रही हैं, दो ही तरह के धर्म रहे हैं। एक धर्म रहा है वर्टिकल और एक रहा है हॉरिजॉन्टल। ऐसी विचारधारा, ऐसा धर्म, क्योंकि धर्म अल्टीमेटली समाज को एक विचार देता है। तो ऐसे धर्म रहे हैं जो ये मानकर चलते रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ, मेरा कुल श्रेष्ठ, मेरा ग्रंथ श्रेष्ठ, मेरा झंडा श्रेष्ठ, आदि आदि। तो खुद के श्रेष्ठ होने के प्रमाण देते रहे और खुद को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र करते रहे। एक तो विचारधारा के साइकोलॉजी के लोग हैं, दूसरी हॉरिजॉन्टल विचारधारा के लोग हैं कि ऐसा नहीं है, सभी मानव एक समान, सभी के अंदर रक्त मांस मज्जा है, सभी की हाइट वेट इतना ही है, सभी की खुराक जो है इतनी है। वो एक आध का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कोई 3 खाता होगा, कोई 4 खाता होगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो मानव एक समान सोच के हैं, तो संतों की ये विचारधारा में रही। अगर हम सभी धर्मों के आदि प्रवर्तकों की बात करें तो आदि प्रवर्तकों में कहीं पर भी उठा लीजिए, अगर आप देखेंगे तो सभी जो समाज का गठन हुआ है वो लोकतांत्रिक ढंग से ही हुआ, सभी धर्मों का। लेकिन जब उनकी परंपरा चली उत्तराधिकार की धर्मों की, तो उत्तराधिकार में जब भी इन परंपराओं को पैतृक कर दिया गया, शिष्य को ना देकर बेटे को देने की जहाँ जहाँ परंपराएं शुरू हो गई, तुरंत वो कन्वर्ट हो गया राजतांत्रिक व्यवस्था में। तो मुख्य चीजें ये आती हैं। तो ये जैसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजतंत्र में कन्वर्ट होती है, राजतंत्र की व्यवस्थाएं लोकतंत्र में कन्वर्ट होती है, तो पूरी भाषा शैली बदल जाती है। कई बार ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है कि राजतंत्र खत्म नहीं हुए, राजतंत्र खत्म होकर लोकतंत्र में बदले और लोकतंत्र खत्म होकर राजतंत्र में बदले। कई बार उलटफेर हुआ, लेकिन अधिकांश समय में जो है राजतंत्र ही हावी रहा है, हावी दिखा है। तो मेरा कहने का आशय ये है, अगर आप बात के निष्कर्ष की तरफ बढ़े, अध्यात्म की चर्चा आपने देखी है। मैं तो जब गहन शोध करता हूँ या गहन क्या कहते हैं समाधि में उतरता हूँ, तो किताबों से पृथक हो जाता हूँ, क्योंकि किताबें कुछ जब भी बात करती हैं तो वो 10, 15, 20 साल पुरानी बात करती हैं, और वो कौन जाने किसकी गठन हो, क्योंकि किताब में जो लिखा जाता है या जो लेखक होता है वो किसी दूसरे की बात का संकलन कर रहा होता है और उसके अलावा अपनी 2-4 बातें होती हैं। जी सही। तो जो 2-4 उसकी नई बातें होती हैं, उसी पर हमारी यूनिवर्सिटीज उनको डॉक्टरेट अवार्ड करती हैं। तो वो डॉक्टर कहलाने लगते हैं कि हाँ कोई नई चीज कही। लेकिन जब एक संत या साधक जब गहन चिंतन में उतरता है तो उसके सारे शब्द नए होते हैं और सारी विचारधारा नई होती। तो मैं तो एक नई विचारधारा को लेकर चल रहा हूँ। इसीलिए जो जिस विषय को बाबा साहब ने भारतीय संविधान में कह दिया, आर्थिक समानता,
बाबा साहब ने कहा कि एक काम तो हम किए जा रहे हैं, सबको राजनीतिक समानता दिए जा रहे हैं, सबको चाहे गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो या किन्नर हो, सबको वोट की जो है राइट जो है वो पावर जो है एक ही होगी। तो ये तो वो कर गए। उसके बाद आर्थिक समानता में चूंकि सभी रजवाड़ों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और वो इस बात से सहमत ही नहीं थे कि सभी संपत्ति राज्य में सम्मिलित करके पुनः डिस्ट्रीब्यूट की जाए, इस विषय पर वो तैयार ही नहीं थे, होगा भी नहीं कोई तैयार, इसलिए आर्थिक असमानता बनी रही। उसके बाद जो वेतन आयोग लागू किया गया, वेतन आयोग में भी यही हुआ, जो वेतन आयोग बना कि चपरासी को 1000 मिलेंगे और उससे बड़े लिपिक को जो है 3000 मिलेंगे, और उससे बड़ा अधिकारी है तो उसको जो है 5000 मिलेंगे। फिर इनकी वेतन वृद्धियां भी वार्षिक अलग अलग होंगी, चपरासी को 30 रुपये, क्या कहते हैं बाबू को जो है 100 रुपये, और क्या कहते हैं अधिकारी को जो है 500 रुपये। इस तरह से जो वेतन वृद्धियां हो, फिर मूल वेतन पर जो है महंगाई भत्ता लगाया गया, जबकि महंगाई तो फ्लैट बढ़ती। भाई जब हमारे दैनिक जो आवश्यकताएं एक जैसी हैं, सबको जो है 1 किलो आलू चाहिए 2 दिन में। मैं हाँ, आपको ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि मैं स्कूटी चला रहा हूँ, बच्चे मना कर रहे हैं कि फोन रख दो। अच्छा तो मैं इसीलिए 1 मिनट में बात खत्म करता हूँ। आर्थिक समानता के लिए हम कार्य करना चाहते हैं। अगर आप इस विषय में अपना दृष्टिकोण रखते हैं या समर्थन करना चाहेंगे तो आपका स्वागत है, और बाकी चर्चा हम लोग फिर नए सिरे से कर लेंगे जब आप घर पहुंच जाएंगे। जी ठीक है, ओके, थैंक यू।